ये क्या बात हुई प्रोग्राम में। एडिटर इन्वेस्टिगेशन कैपिटल टीवी अब्दुल सत्तार खान आपको खुशामदीद कहता है। इस मरतबा मैंने अपने प्रोग्राम को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। कुछ इसी तरह तकसीम किया है जिस तरह जनरल परवेज़ मुशर्रफ की शख्सियत 2 हिस्सों में तकसीम है। पिछली दफ़ा अपने प्रोग्राम में मैं एक ऐसे सिस्टम का जिक्र लेके आया था आपके सामने। सिस्टम था सलाह अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, जिसमें परवेज़ मुशर्रफ के दौर की बात मैं कर रहा था 2001 की, अप्रैल 2001 की, जिसमें बात कही गई थी कि ऐसा सिस्टम लाना चाह रहे थे जिसमें कुछ 5 वक्त की नमाज़ों का जिक्र था, तरावियों का जिक्र था, ईद की नमाज का जिक्र था, जुमे की नमाज का जिक्र था। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें थी और ख़िलाफ़ वर्जी के तौर पर कुछ तजावीज़ भी थी, उसमें सज़ाओं की तजावीज़ भी थी, जिसमें कि 39 करोड़ की एक सज़ा भी तजवीज़ थी। तो उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ चलेंगे, जहां हम तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात में एक दफ़ा फिर शिद्दत आ गई। ऐसी शिद्दत आई है जैसे कि दहशतगर्द लहर में एक शिद्दत आई है। तो हम गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले चाहेंगे कि आपको एक ऐसा पैकेज दिखाया जाए कि जिसमें परवेज़ मुशर्रफ साहब की दोहरी शख्सियत का एक पहलू नुमायाँ होता हो। पहले आप वो पैकेज देख लीजिए, फिर बाद में हम आपसे बात करेंगे। और आज एक और ख़त का जिक्र करेंगे जो एक रिटायर्ड वाइस एडमिरल उन्होंने लिखा था 21 अक्टूबर 1999 में, जब वो ट्यूनिस में पाकिस्तानी एम्बेसडर थे। इस ख़त के मंदरजात से भी आपको आगाह करेंगे। पहले ये पैकेज देख लीजिए। 9 साल तक पाकिस्तानी सियासत पर राज करने वाले साबिक फौजी आमिर परवेज़ मुशर्रफ को इन दिनों मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है, लेकिन हर तुलू होने वाला सूरज परवेज़ मुशर्रफ के बारे में कई इंकशाफ के साथ उभरता है। परवेज़ मुशर्रफ पहली बार उस वक्त डट गए जब 1999 में भारतीय तैयारा हाईजैक करने के इल्जाम में आलमी दबाव के बावजूद हरकतुल मुजाहिदीन पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया। परवेज़ मुशर्रफ से इन दौरे तुर्की के मौके पर पूछा गया कि तुर्की उनके लिए रोल मॉडल है, तो उन्होंने तरकी बतरकी जवाब देते हुए कहा कि हम बरादर मुल्क जरूर हैं, तुर्की हमारा रोल मॉडल कैसे हो सकता है। परवेज़ मुशर्रफ की रोल मॉडल शख्सियत मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क थे। अगर दोनों की शख्सियात का जायजा लिया जाए तो मुस्तफ़ा कमाल ने दौरे हुकूमत में बुनियाद परस्तों को सख्ती से कुचल डाला था, जबकि परवेज़ मुशर्रफ किसी न किसी हद तक जरूर जिहादी तंजीमों को इस्तेमाल करते रहे। लेकिन 9/11 का वाकया होने की देर थी कि परवेज़ मुशर्रफ ने एक बार फिर अपना रंग बदला और झट से लिबरल लोगों की सफ में जा खड़े हुए। साल 2002 में उन्होंने सऊदी वली अहद शहजादा अब्दुल्ला को मशवरा देते हुए कहा कि अगर इसराइल 1967 की पोजीशन पर वापस आ जाए तो फौरन जंग बंदी कर दी जाए। साबिक फौजी आमिर ने सऊदी अरब के साथ दोस्ती निभाने के लिए साल 2004 में सऊदिया को स्पेशल फोर्स तैयार करने के लिए भरपूर मदद फराहम की। परवेज़ मुशर्रफ को जिंदगी में मुतादिद बार नाकामियों का मुंह देखना पड़ा। वो एक फौजी कमांडर के तौर पर कारगिल में नाकाम हुए तो डिप्लोमेट के तौर पर आगरा में नाकामी का सामना करना पड़ा, जबकि सियासतदान के तौर पर अभी तक पाकिस्तानी सियासत में जगह नहीं बना पाए। परवेज़ मुशर्रफ के बारे में कहा जाता है कि वो वजीर आजम बेनजीर भुट्टो शहीद और उस वक्त के वजीर दाखिला जनरल नसीरुल्लाह बाबर और ISI के बारे में ब्रीफिंग दिया करते थे कि कैसे अफगानिस्तान में शिमाली इत्तेहाद के खिलाफ तालिबान की मदद की जा सकती है। फौजी आमिर परवेज़ मुशर्रफ के तरकश फौजी आमिर जनरल केनन एवरान से काफी चीजें मुश्तरक थी। जनरल केनन एवरान ने वर्ल्ड बैंक में काम करने वाले इकोनॉमिस्ट तरगत औजाल को पहले नायब वजीर आजम और बाद अज़ां इलेक्शन में कामयाबी के बाद वजीर आजम मुंतखब किया। ठीक उसी तरह जनरल मुशर्रफ भी शौकत अजीज को पहले वजीर खजाना तो बाद अज़ां वजीर आजम के मनसब पर ला बिठाए। जी पैकेज देख लिया आपने। अरशद शरीफ साहब मेरे साथ आज उसी तरह बराजमा हैं जिस तरह आखिरी दफ़ा बराजमा थे। अरशद शरीफ साहब मेरा अपना एक, जब मैंने लास्ट टाइम ये प्रोग्राम किया था मेरे साथ थे, तो हमने वो मुसवदा कानून की कॉपी जो थी वो स्क्रॉल हो रही थी स्क्रीन पे और हम बता रहे थे कि वो क्या सिस्टम लाना चाह रहे थे 2001 में। और
अप्रैल 2001 में, और 4 माह बाद ही 9/11 हो गया। और हमारा ख्याल यही था, गालिब से इम्कान यही था कि 9/11 ने उनको रोक लिया था उस निज़ाम को लाने से जिसके वो ख्वाहिशमंद थे। और लेकिन मुझे साथ साथ अब मेरी एक अंडरस्टैंडिंग बनती जा रही है। अब ज़रूरी नहीं है आप मेरी अंडरस्टैंडिंग के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग भी हो। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे परवेज़ मुशर्रफ साहब शायद कुछ ये जो शख्सियत के दो पहलू हैं, ये शायद वसी तर कौमी मुफाद में लेते हों, जहाँ पर वो देख रहे हों कि कौम के मुफाद में उनका लिबरल होना और उनका रोशन ख्याल होना, तो वो रोशन ख्याल हो जाते थे, ज़्यादातर वो रोशन ख्याल ही रहे। और जहाँ कभी कभी कहीं ना कहीं पर उन्हें एक ऐसे एक शख्सियत का पहलू सामने आता जो हमने लास्ट टाइम जिक्र किया था कि जहाँ वो इस्लामिक रुज्जत पसंदी करीब करीब पाए जाते थे, या कम अज़ कम वो कहीं उनकी मदद करते हुए पाए जाते थे। तो क्या मेरा जो मानना है, मेरा जो कहना है, वो आप ही का कहना और आपका मानना भी है, या आप इख्तलाफ करेंगे? ये क्या बात हुई सत्तार खान साहब, आपने सारी बातें बता दी हैं आपके, लेकिन आखिरी प्रोग्राम में जो एक पहली दफ़ा चीज़ सामने आई जनरल मुशर्रफ की शख्सियत के हवाले से, उसमें दोगलापन जो था, जो आपने पॉइंट आउट किया, और उनकी जो टेंडेंसीज़ आपने बताई, इत्तेफाक से आपके प्रोग्राम के बाद मुझे एक कॉल आई वाइस एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब की, जो कि वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे, और उन्होंने जिस ख़त का आप हवाला दे रहे हैं 21 अक्टूबर 1999 को वो ख़त लिखा, और एडमिरल साहब का ये कहना था कि आप लोगों तो अब इस चीज़ को जाने हैं, जैसे ये हुआ था मैंने उस वक्त ये चीज़ बता दी थी, और ये ख़त लिखा था बाकायदा जनरल। हाँ, ये 21 अक्टूबर 1999 का ख़त है, यानी कि 9 दिन बाद ही गालबन, तकरीबन 9 दिन, और ये उस वक्त थे वाइस एडमिरल साहब रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, उस वक्त यूनुस में एम्बेसडर थे पाकिस्तान के। तो हमें ज्वाइन किया है वाइस एडमिरल जावेद इकबाल साहब ने। जावेद इकबाल साहब हमारे साथ। जावेद इकबाल साहब, ये बताइएगा कि आप किस तरह से ये बात कर रहे हैं। आपका 21 अक्टूबर 1999 का ख़त है, जबकि 12 अक्टूबर 1999 में ये कू हुआ था। तो इतनी जल्दी आपने कैसे अखज़ कर लिया कि ये जो नए जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब है, जिन्होंने इक़्तिदार संभाला है, ये अमीरुल मोमिनीन की तरफ इनकी पेशरफ्त होगी? देखिए, शुक्रिया, मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप इस फैक्ट को आप इसको बाहर लाए। ये मैं 12 अक्टूबर 1999 को मैं सफीर पाकिस्तान था ट्यूनिस में, और साथ ही साथ मैं एक्रेडिट था यासिर अरफात के साथ PLO में। जी। तो जब, और मेरे साथ जो अमेरिका की एम्बेसडर थी वो थी रॉबर्ट राफेल। तो ये जब 12 को टेक ओवर किया तो इन्होंने सारे सफीर फारिग कर दिए, लेकिन इन्होंने बाद में फिर 4-5 दिन के बाद जो इनके पेटीबंद भाई थे, जितने जर्नल थे जिसमें मैं भी शामिल था, उनको दोबारा सफीर बना दिया। जब इन्होंने मुझे दोबारा सफीर बनाया तो जो आपने जो खत पढ़ा है, मैंने इनको मैं 28 PMA का हूँ, ये 29 PMA के हैं। तो मैंने जो इनको मशवरा दिया कि अगर आपने मुल्की मुफाद की खातिर ये काम किया है तो जल्दी से जल्दी करके 21वीं सदी के पहले सूरत से आप वापस चले जाएं, ये कौम के मुफाद में होगा। लेकिन अगर आपने अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश की, जो कि हर आमर आके उसको अडॉप्ट करता है, क्योंकि हमारे जवान जो हैं और JCO हैं, और जहाँ से फौज भर्ती होती है उस खित्ते की टेंडेंसी इस्लामिक है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम वी आर प्राउड ऑफ इट। तो मैंने इनको कहा कि अगर आपने अमीरुल मोमिनीन बनना है तो आपका वही हशर होगा जो पहले वाले अमीरुल मोमिनीन का हुआ है, और अगर आप वाकई पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं तो फिर वापस आप जमहूरियत को ले आए। जी जावेद इकबाल साहब, मैंने ये भी कहा कि अगर आप नहीं करेंगे, और ये कहा कि मैंने एक जुमला था, मैंने कहा a child born outside the wedlock never enjoys legitimacy and we are no Christ। ये लिखा हुआ बच्चा जो बिन शादी के पैदा हो वो हलाली नहीं होता है। तो ये मुझे इसलिए विजन पता था कि मैं ऊपर नीचे का इनके साथ है, मैं इनके माहौल को जानता था, इनकी रेपुटेशन को जानता था। मुझे तो हैरत है कि जो हमारे सरबराहान मुमलिकत हैं, जब वो सिलेक्शन करते हैं ऐसे लोगों की, तो उनको ये बातें भूल क्यों जाती हैं? जी जावेद इकबाल साहब, हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। मैं ज़रा अरशद शरीफ साहब की तरफ जा रहा हूँ इसी बात को लेते हुए। अरशद शरीफ साहब, एडमिरल साहब ने, जावेद इकबाल साहब ने कहा है कि जब ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ आए थे तो उन्होंने जितने भी सफ़ीरान पाकिस्तान थे सबको रिमूव कर दिया था, लेकिन जब 4-5 दिन बाद इन्होंने रिटेन किनको किया, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया पेटी
पेटी बरादरान को, यानी कि जनरल को, जिसमें वो खुद भी कहते हैं, जावेद इकबाल साहब कहते हैं कि मुझे भी उन्होंने रिस्टोर किया और दोबारा किया। अब ये पहला स्टेप था जिसमें डिस्क्रिमिनेशन आती थी। ये शख्सियत का एक और पहलू था जिसकी तरफ जावेद इकबाल साहब ने तवज्जो दिलाई। तो अब आप जो हमने इसके पैकेज देखा, जावेद इकबाल साहब से बात हुई पिछले हफ्ते, जो पिछले संडे को जो हमने प्रोग्राम किया था, वहाँ एक निज़ाम और सिस्टम के बारे में कहा था। तो क्या मैं अपनी उस बात पे वापस जा सकता हूँ कि शायद कौमी मफाद में कोई खान साहब, कौमी मफाद जैसे एडमिरल जावेद इकबाल साहब भी बता रहे हैं, कौमी मफाद से ज़्यादा उनका अपना मफाद था। और अगर आप एडमिरल साहब बता रहे थे कि वो 28 PMA के थे और मुशर्रफ साहब 29 PMA के, और ये काफ़ी शुरू से इसका मतलब मुशर्रफ साहब को जानते थे, और मुशर्रफ साहब तो फौज से बर्खास्त भी होने लगे थे अपनी हरकत की वजह से। उसमें भी कुछ उनकी किस्मत काम आ गई कि उस वक्त वो बर्खास्त नहीं हुए, और अल्टीमेटली किस्मत ने उनका इतना साथ दिया कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बने और फिर खुद ही मुल्क पे इक़्तिदार पे कब्जा करके आर्मी चीफ भी बने। तो इस सारे प्रोसेस में किस्मत ने उनका साथ दिया। जो कौमी मुफाद की आप बात कर रहे हैं वो शायद कम नजर आता है, उनका जाती मुफाद सारे डिसीजन में नजर आता है। वो उसकी तकलीफ नहीं थी बल्कि जाती। जावेद इकबाल साहब, हम जरा वक्फे की तरफ जा रहे हैं, हम वक्फे से वापसी पे आपसे बात करेंगे और अरशद शरीफ से गुफ्तगू जारी रखेंगे। वक्फा ज़रूरी है, उसकी तरफ जाना पड़ गया। ये 2-3 बातें जो इस वक्त हुई हैं उसमें ये था कि एक बात तो ये थी कि पिछले हफ्ते में जो एक सिस्टम की बात हो रही थी, फिर उसके बाद ये वाइस एडमिरल साहब का जो हमारे साथ लाइन में हैं, इनका खाता 21 अक्टूबर का, जिसमें ये अमीरुल मोमिनीन की निशानदेही कर रहे हो। और हमने भी अपने पिछले प्रोग्राम में जिस सिस्टम की बात की थी, गो कि वो इस्लामिक निज़ाम की तरफ एक मेजर स्टेप था, लेकिन बिहाइंड दी कर्टन, बिहाइंड दी सीन, बिहाइंड दी जो होती है, जो बेसिक आपके बिहाइंड द बैक ऑफ द माइंड होता है, वो यही होता है कि आप अमीरुल मोमिनीन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, ताकि एक इस तरह का सिस्टम हो जिसमें एक हुक्मरान हो, सिर्फ बिला शिरकत गैरे। तो वक्फे से वापसी पे जावेद इकबाल साहब से और अरशद शरीफ साहब से दोनों से गुफ्तगू होगी। जी अरशद शरीफ साहब, हम वक्फे से हमारी वापसी हो चुकी हुई है। हमने वक्फे से जाने से पहले कुछ बातें की थी। हम जावेद इकबाल साहब की तरफ जाते हैं, वो हमारे साथ लाइन पे हैं। जावेद इकबाल साहब, ये बताएं कि आप 28 PMA के थे और जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब 29 PMA के, तो एज ए कैडेट और इन्फेंसी जो उनका कैरियर था फ़ौज में, उसमें आपने कैसा इनको पाया कि वाकई लिबरल थे, वाकई ये रोशन ख्याल थे, वाकई, या फिर ये रुजत पसंदी की तरफ भी इनके ये माहिल हो जाते थे? नहीं, ये बात नहीं है। मैं इनके साथ, देखिए, ये उस जमाने में नेवी के लोग जो थे 6 महीने PMA में लगाते थे। उसके बाद का अरसा मैं इनके साथ डायरेक्टली नहीं रहा, लेकिन जब ये कोर कमांडर मंगला थे, मैं भी PSO था नेवल हेडक्वार्टर में। लेकिन इनकी जो थ्रू आउट जो है ना SSG, ये एक, आप मुझे ये बताइए कि इस्लाम और अगर अल्लाह और रसूल की सुन्नत की बात करते हैं तो इस्लाम का सबसे बड़ा जर्नैल कौन है? खालिद बिन वलीद है। तो अल्लाह ने उसको सैफुल्लाह का मेडल तो दिया, लेकिन उसको 5वां खलीफा नहीं बनाया। तो हम अल्लाह और रसूल से सबक क्यों नहीं हासिल करते? अगर किसी को बादशाहत का हक दिया जाता किसी जर्नैल को, तो खालिद बिन वलीद से ज्यादा डिजर्विंग कौन था? हम ये जो कौमी मुफाद में है, मुझे बताइए, फौज मुल्क का हिस्सा होता है। 18 करोड़ अवाम में से 10 लाख फौज है, तो वो कौम का हिस्सा है। फौज जो है वो मुल्क का हिस्सा होती है, मुल्क फौज का हिस्सा नहीं होता। तो हमारे दानिश्वरान, हमारा मीडिया, हमारे जो उनके मदा खाहान है, वो इस चीज को क्यों भूल जाते हैं? जी, जावेद इकबाल साहब फरमा रहे थे कि फ़ौज मुल्क का हिस्सा है, मुल्क फ़ौज का हिस्सा नहीं है। और वो ये कह रहे हैं कि ये ज़ाती, वो भी मेरी बात से डिसएग्री कर रहे हैं, क्योंकि मैं पिछली दफ़ा थोड़ा सा माहिल हुआ था उस तरफ कि शायद कौमी मुफाद, वसी तर कौमी मुफाद, लेकिन आप भी यही कह रहे हैं और जावेद इकबाल साहब भी यही कह रहे हैं कि ये उनका ज़ाती वसीतर ज़ाती मुफाद था, वसीतर ज़ाती मुफाद था, वसीतर ज़ाती मुफाद जो कि कौमी मुफाद पे, नेशनल इंटरेस्ट पे हावी आया हुआ था। और आप पूरा 1999 से लेके आखिर तक का देख लें, चाहे फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज़ हों, चाहे डोमेस्टिक पॉलिसी के इश्यूज़ हों, चाहे एंटी टेरर पॉलिसी हो, उसमें जो रिवर्सल्स आए, वो सारी चीज़ें आपको एक चीज़ बता रही हैं कि इक़्तिदार में किस तरह रहना है। जो 2002 के इलेक्शंस जमहूरियत के नाम पे मैनिपुलेट किए गए और इस तरह किंग्स पार्टी बनाई गई, इसके साथ रिलीजियस पार्टीज का एक ग्रुप बनाया गया। थी ना, आपको एक सियासी तौर पे जरूरत थी। एक तरफ तो उसमें वो नेशनल इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, दूसरी जगह आप उसकी कंपोजिशन कंप्लीट करने के लिए आप फिर जिसकी तरफ आपका इशारा है वहाँ पे जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि 11.4% जो एक वोट उनको पड़ गया था,
तो वो इस वजह से पड़ा था कि 2002 में जनरल परवेज मुशर्रफ एक पावरफुल प्रेसिडेंट थे और वो इलेक्शन का रिजल्ट अपनी मर्जी से ले सकते थे। उठा के देख लें, जब भी कोई आमिर आता है वो रेफरेंडम करवाए या इलेक्शन करवाए, जो उसकी ख्वाहिश होती है, जो उसकी मंशा होती है, रिजल्ट्स उसी तरह के उसको डिलीवर किए जाते हैं। और 2002 के इलेक्शन में हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, एडमिरल जावेद इकबाल साहब अगर हमारे साथ हैं तो ये डायरेक्टर जनरल नेवल इंटेलिजेंस भी रह चुके हैं। इनसे पूछें इंटेलिजेंस एजेंसीज किस तरह से इलेक्शंस मैनिपुलेट करती हैं, ये बहुत अच्छी तरह बताएंगे। ये ISI में जाके मीटिंग्स भी करते थे, उन सारी अंदर की चीज़ें बताए कि इलेक्शन मैनिपुलेट किस तरह से होते हैं। अच्छा, अगर हम अपनी गुफ्तगू को, जावेद इकबाल साहब भी हमारे साथ हैं, अगर हम अपनी गुफ्तगू का रुख मोड़ दें और जो ट्रायल आजकल जनरल परवेज मुशर्रफ का चल रहा है उस पर चले जाएं, तो इसमें एक और चीज़ जो अरशद शरीफ साहब, अच्छा अरशद शरीफ साहब मैं को मेरे मुंह से अरशद परवेज निकलने लगा था क्योंकि परवेज मुशर्रफ बार बार हम जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल, आजकल तो परवेज मुशर्रफ साहब हावी है ना पूरे सिस्टम पे, अदालतों के ऊपर भी हावी हो गए। और अदालतें जो कि 24 जनवरी तक का टाइम दे दिया है, मेडिकल बोर्ड बना के आप रिपोर्ट दें। कितना टाइम लगता है AFI से रिपोर्ट मंगवाने में वहां से? अरशद शरीफ साहब, जिस तरफ मैं जा रहा था, मैं जिस तरफ जा रहा था कि जनरल मुशर्रफ का जो ट्रायल है जिसकी बातें बाहर निकल रही हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे एक तरफ जनरल परवेज मुशर्रफ दोहरी शख्सियत के हामिल थे, उसी तरह जनरल परवेज मुशर्रफ पे जो ट्रायल है उसमें नवाज शरीफ भी एक तकसीम शुदा शख्सियत लगते हैं। अगर देखा, वो भी दोहरी शख्सियत रखने वाले हैं। तो अगर देखा जाए, अगर उनकी ज़ाती मर्ज़ी, ज़ाती पसंद इस वक्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की चल रही हो, तो शायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ट्रायल के बगैर ही कुछ कर देना चाहते हो, जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ कुछ कर दो। अच्छा, ये तो मुल्की और बैनुल-अक़वामी कोई मसलते हैं जिसकी वजह से शायद वो नहीं हो पा रहा। और जो स्क्रिप्ट है, वो स्क्रिप्ट का एक एक सफ़ा, एक के बाद दूसरा सफ़ा खुलता हुआ हमारे सामने आ जाता है। आप इससे बिल्कुल, मेरे ख्याल एडमिरल साहब इस पे इंटरवीन करना चाह रहे हूँ, बात कर लें तो मैं जवाब। अच्छा, जावेद इकबाल साहब, आप बोलना चाह रहे हैं इस पे? जी जी जी, फरमाइए। मैं आपसे एग्री नहीं करूंगा। मेरा ख्याल है कि जो अपना वजीर आजम साहब हैं और सारे फौज है और जो लोग जिन्होंने कच्चे माल खाया हुआ है, मेरा मतलब है कि उन जर्नैलों का जो उसके हिस्सेदार थे, उनका मुफाद इसी में है कि जल्दी से जल्दी परवेज मुशर्रफ इस मुल्क को छोड़ दे। ये सियासी जो है वो भी सियासतदान भी यही चाहते हैं। लेकिन जावेद इकबाल साहब, आप इससे एग्री करते हैं कि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब की ज़ाती इस वक्त मर्जी चल रही हो तो शायद वो अकेले जनरल परवेज मुशर्रफ का ट्रायल किए बगैर ही वो कहते कुछ ना कुछ इसको कर दो, इस शख्स की वजह से मैं 13-14 साल हुकूमत से बाहर रहा हूँ? नहीं, ये बात नहीं है। बात ये है कि वो तो अभी वो कहते हैं ना कि ये बुग़्ज़ मुआविया और हुज्जत अली की बात नहीं है। बात ये है कि अगर आज एक आर्टिकल 6 के तहत एक प्राइम मिनिस्टर जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, अगर आज वो किसी मुजरिम का इसका ट्रायल नहीं करता तो फिर आर्टिकल 6 को कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होना चाहिए। अगर आप उस कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जावेद इकबाल साहब, साथियों की भी तो बात होती है ना, साथी भी तो होते हैं ना। एग्जीक्यूट किया जाता है किसी ऑर्डर को, जो एग्जीक्यूट किया जाता है तो एग्जीक्यूट करने के टेयर आगे होते हैं। अब इसमें एक और जो जावेद इकबाल साहब और अरशद शरीफ साहब, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, अगर आप साथियों के बगैर अगर इस तरह का ट्रायल करेंगे तो आप फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल की क्या मैसेज छोड़ रहे हैं? आप फ्यूचर और मुस्तकबिल के लिए मैसेज छोड़ रहे हैं कि जो माशाल्लाह आके लगाएगा, जो एक मुंतखब हुकूमत को टॉपल करेगा, उसका तो हम हिसाब करेंगे, लेकिन उसके सपोर्टर जो होंगे, उनके साथी होंगे, उनको हम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि जावेद इकबाल साहब, कल को कोई और एक ताला आजमा आएगा और उसके साथी तो उसी तरह उसके साथ होंगे। उन्हें पता है कि साथियों का ट्रायल नहीं होता। ये मिसाल कायम हो जाएगी जावेद इकबाल साहब, ये तो मिसाल कायम हो जाएगी कि साथियों का ट्रायल नहीं होगा, सिर्फ उस एक शख्स का ट्रायल होगा जिसने उस वक्त हुकूमत पे कब्जा किया था एज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। तो साथियों को तो छूट मिल गई। मुझे इजाजत दीजिए। जी जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ खाली इनका ट्रायल हो। बेशक अगर अली बाबा या अगर 40 चोरों का एक सरगुने का ट्रायल होता तो बाकी 40 चोर आहिस्ता आहिस्ता बीच में आ जाते हैं। अभी मैं तो कहता हूँ वो सारे जजेस, जर्नैल, और चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो MNA MPA हो, जो परवेज मुशर्रफ के साथ चले, वो सारे डिस्क्वालीफाइड हैं। मेरी नजर में वो इस कानून को, इस आइन को बचा नहीं सके। लेकिन जावेद इकबाल साहब, उनमें से एक अच्छी खासी तादाद है जो इस वक्त मियां नवाज शरीफ के साथी बने हुए हैं।
वो उनकी हुकूमत में वजीर भी हैं। यही तो मसला आ रहा है खान साहब। अगर हुजूर ने ये फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं भी उसका हाथ काटता, या तो वो अल्फाज खत्म कर। जावेद इकबाल साहब, हमें एक मरतबा फिर जरा वक्फे की जरूरत पड़ गई है। हम अपनी गुफ्तगू को आगाज वहीं से करेंगे जहाँ से हम इस वक्त छोड़ रहे हैं। अरशद शरीफ साहब, जरा वक्फे की तरफ जाने दीजिए, आपकी मेहरबानी। अब इशारा आप मुझे कर रहे हैं कि वक्फे की तरफ मत जाएं, लेकिन दूसरा मुझे कह रहा है वक्फे की तरफ जाना ज़रूरी है। वक्फे की तरफ जाना ठहर गया, जैसे मुशर्रफ का इस मुल्क से बाहर जाना ठहर गया, इस तरह हमारा वक्फे की तरफ जाना ठहर चुका है। तो वक्फे से वापसी में बात होगी जी आपसे। वेलकम बैक टू द शो। अरशद शरीफ साहब, ये जो जावेद इकबाल साहब का जो लेटर है, वाइस एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब का, जब वो ट्यूनिस में एम्बेसडर थे और ये अक्टूबर 21, 1999 का है, तो जावेद इकबाल साहब हमारे साथ लाइन पे ही हैं। तो गुफ्तगू करेंगे कि अब हमने तालिबान पे मुज़ाकरात पे बात करनी है जो मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत करना चाह रही है। और एक अजीब सी बात है कि आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि कुछ अरसे से शिद्दत में कमी थी, जो दहशत गर्दी की लहर थी। जो ही उसमें शिद्दत आई है, उस लहर में शिद्दत आई है, तो ही अमन मुज़ाकरात की बात बड़ी तेज़ी के साथ दोबारा आनी शुरू हो गई है। तो क्या हम इसको ये समझ लें, जो कि मेरा फिर एक दफ़ा फिर मैं ये कहूँगा कि मेरा कहना है, मेरा मानना है, जिससे आप इख्तलाफ ही करेंगे, कि मैं बार बार ये बात कहता आया हूँ कि ये हुकूमत मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है ना, ये तालिबान से खौफज़दा है, ये डरी हुई हुकूमत है। अब एक डरी हुई और खौफज़दा हुकूमत क्या तालिबान के साथ मुज़ाकरात एट पार कर सकती है? क्या वो कुछ चीज़ें मनवाने की पोजीशन में है कि नहीं है, या फिर ये एक और किस्म का जनरल मुशर्रफ ट्रायल की तरह का एक चल रहा है, सीन चल रहा है, जिसका शायद स्क्रिप्ट इसका भी लिखा गया हो, हमें क्या पता। सत्तार खान साहब, ये क्या बात हुई? आपने शुरू में कह दिया कि मैं आपसे इख्तलाफ करूंगा। बिल्कुल इस बात पे मैं आपसे इख्तलाफ नहीं करूंगा। आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ये वो हुकूमत है जो कि डर रही है तालिबान से मुज़ाकरा। 6 माह हो गए, शुरू में आते ही ऐलान किया गया कि जी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनेगी, काउंटर टेररिज्म पॉलिसी बनेगी। किधर हैं वो पॉलिसीज़? NDU में जाके चौधरी निसार साहब, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ पर्सनली, बट एज इंटीरियर मिनिस्टर जो वो डिसीजन, आप भी डर के तो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे? मैं डर के बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता। और चौधरी निसार अली खान साहब को ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि मैं उन चंद साफियों में से हूँ मैंने बारे में वो खुद ये राय रखते हैं कि मैं डरता नहीं हूं। चौधरी निसार साहब की पर्सनली एज ए सियासतदान जितना उनका एक्सपीरियंस है, 1985 से लेके बार बार इलेक्ट होकर आ रहे हैं। एज ऑपोजिशन लीडर उनका बहुत अच्छा किरदार था, चेयरमैन PSC बहुत अच्छा किरदार था, जो कि हमने अप्रिशिएट भी किया। लेकिन जब से वजीर दाखिला बने हैं, उनकी मिनिस्ट्री को जो काम करने चाहिए वो उस तरह से नहीं चल रहे। काउंटर टेररिज्म पॉलिसी थी, वो आनी चाहिए थी। मुज़ाकरात की बात चौधरी निसार अली खान साहब करते हैं, और इनएविटेबली अगर आप पिछले चंद माह की हिस्ट्री निकाल के देखें, इतवार के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पीर के दिन बड़ी बड़ी हेडलाइंस तमाम अखबारात में लगती हैं, और उसमें एक ही बात होती है, हम मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं, हम मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात किसके साथ मुज़ाकरात भाई? आपने आज तक ये तो बताया नहीं कि कौन से ग्रुप हैं। कोई 4 के नाम ही बता दें, 5 के नाम बता दें, 3 के नाम बता दें। वो नाम तो आते नहीं। कभी कहते हैं जी फजलुर रहमान साहब बातचीत करेंगे, वो मुकर जाते हैं। मौलाना समीउल हक साहब का नाम प्रपोज, 4 बंदों का नाम दिया ना कि चले हम नहीं कर सके, आप समीउल हक साहब कहते हैं जी मेरी तो बात ही कोई नहीं। एक अरशद शरीफ साहब एक और है कि मेरी जाती इन्फॉर्मेशन है, इसी तरह आपकी भी जाती इन्फॉर्मेशन होंगी, और बहुत सारे लोग जो इन्फॉर्मेशन के साथ जिनका रब्ता है, जो उनके पास ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है कि जाती तौर पर मियाँ नवाज शरीफ फैमिली को थ्रेट है, खतरा है इन्हीं दहशत गर्दों से। बिल्कुल। और आप एक देखें, एक रब्त के साथ ये जो मशकूक दहशत गर्द होते हैं, मुश्तबा दहशत गर्द होते हैं, ये रायविंड से पाए जाते हैं। या तो वो गिरफ्तार हो जाते हैं, या उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है, या सिंपली ये कहा जाता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट्स आती हैं कि इन इलाकों में इस नाम के शख्स मौजूद हैं और उनको ये टास्क दिया गया है। और जितना की बातें जो इंटरोगेशन होती है, जो इन्वेस्टिगेशन होती है, जो बात बाहर निकलती है, जो हम तक पहुँचती है, उसमें बातें बार बार कही गई हैं कि उनका निशाना, उन्होंने निशाना बनाया हुआ है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की फैमिली को। और यहाँ तक बात की जाती है कि वो यरगमाल बनाने की भी प्लानिंग करके आए हुए थे। अब इस तरह की सूरत हाल में, जिसमें एक जब मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, जो पहली ईद थी, ईद उल फितर थी, तो वो बड़ी मुश्किल में इन्होंने ईद गुजारी थी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने। वो इसलिए नहीं मुश्किल में गुजारी थी कि बेगम कुलसूम नवाज ने कोई फरमाइश कर दी हो जो मियाँ साहब पूरी ना कर सकते हों, या किसी बच्चे ने कह दिया हो कि इस दफ़ा ईद पे हम वही कपड़े पहनेंगे जो लेडी डाना के बच्चे शहजादा हैरी और विलियम पहनेंगे। वो ऐसी बात नहीं थी। वो उन्हीं लोगों की वजह से बात थी जो जनूबी वज़ीरिस्तान से सफ़र करते हैं और रायबंड पहुँच जाते हैं।
अब वो सफ़र तो खुद उर्दू में करते हैं, लेकिन जिनके लिए सफ़र करते हैं उनको अंग्रेज़ी में सफ़र करना पड़ जाता है। अब इस तरह के शवायद मौजूद हैं और वो उनका काम ये है कि वो रैकी कर रहे होते हैं जहाँ जहाँ से मियाँ नवाज शरीफ का, मियाँ शहबाज शरीफ का, इनके ख़ानदान का कैरावान गुजरता है। तो इस तरह के हालात, इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो खुद मियाँ नवाज शरीफ को पता है कि ईद उल फितर में उन्होंने कोई मीटिंग नहीं की थी, एक ही मीटिंग का एजेंडा था कि हाउ टू डील विद टेररिज्म, हाउ टू डील विद तालिबान, क्योंकि उन्होंने कहा मेरे घर तक पहुँच गए। तो ये अब उसके बावजूद, इस तरह की सिचुएशन के बावजूद अगर मियाँ नवाज शरीफ मुज़ाकरात के लिए कदम बढ़ाते हैं तो हम इससे क्या, मेरी बात वही आगे कि खौफ है या फिर वो कोई वसी तर कौमी मुफाद जिसको बार बार इस्तेमाल किया जाता है? इसमें मेरे ख्याल खौफ का भी अंसर है और सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब नहीं है, इस वक्त आपकी तमाम सियासी क़यादत जिसमें इमरान खान साहब भी शामिल हैं उनको भी थ्रेट्स मिल चुकी हैं। MKM की लीडरशिप को नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट सेल के बाकायदा लेटर्स अवेलेबल हैं जिसमें MKM की लीडरशिप को थ्रेट्स है। इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब ज़्यादा प्रोपोनेंट थे बातचीत के, उन दोनों को थ्रेट्स आई हैं। मौलाना फजल रहमान को थ्रेट्स आई हैं। ये वो सियासी क़यादत है जिसने APC में बैठ के इसकी वजह ये तो नहीं होती कि जो ही ये किसी हुकूमत का हिस्सा बनते, जब ये अपोजिशन में होते तो टारगेट नहीं होता। डायनेमिक्स देखें इस तरह की, जिसको आप इंसर्जेंसी कहें या वॉर अगेंस्ट द स्टेट, कुछ लोग आपके इलाके में बैठ के जब करते हैं, आप जब भी उनसे बातचीत की बात करते हैं वो अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं, अपने लोगों की तादाद बढ़ा रहे होते हैं, सुसाइड बॉम्बर्स तैयार कर रहे होते हैं, नई प्लानिंग कर रहे होते हैं, जेल ब्रेक्स आपके सामने हुए, वहां से बंदे छुड़ा के लेके जाते हैं। एक और बात बताएं कि इसमें मैसेंजर भी होंगे जो पैगाम रसानी, बिल्कुल मैसेंजर्स, लेकिन वो नाम नहीं आए ना, वो सारी मुबहम बातें हो गए, लेकिन कुछ सहाफ़ियों के भी नाम है, कुछ इत्तलात तो ऐसी भी थी के भी नाम है कि भाई मुल्ला फजलुल्लाह कोई नाम देना चाह रहे थे, मुल्ला फजलुल्लाह से बातचीत करेंगे, खुदा का खौफ करें, ये क्या बात है खान साहब, ये क्या बात? अच्छा शरीफ साहब, मैं अपनी इतला नहीं बता रहा, इस तरह की इतला जो गर्दिश में रहती है, ये रूमर्स होंगी। मुल्ला फजलुल्लाह से तो बातचीत खान साहब हो ही नहीं सकती। आपकी बात ठीक है। हकीमुल्लाह महसूद अब मारा गया, वो मारा गया, बातचीत शुरू हुई थी, चौधरी निसार साहब कह रहे थे, लेकिन हकीमुल्लाह के बारे में अमरीकियों ने बड़ा वाज़ेह बताया था कि ये हमें अगर नजर आएगा तो हम इसको मारेंगे। तो इस तरह मुल्ला फजलुल्लाह भी जहां नजर आएगा, खालिद हक्कानी भी जहां नजर आएगा तो मारेंगे। हिट लिस्ट में आप अब ये ड्रोन तो नहीं छोड़ेगा, ड्रोन तो उनकी ताक में है ना। अमेरिका ने बड़ा वाज़ेह तौर पे आपको ये चीज बताई हुई है। तो फिर अरशद शरीफ साहब, जब एक अगर इस तरह की सिचुएशन आगे बढ़ती है, मेरे घर में अगर चीजें सही नहीं है, मुझे नजर आ रहा है यार ये चोर बैठा है, डकैत बैठा है, मैं उसको नहीं निकाल सकता, बाहर से अगर पुलिस वालों को नजर आ रहा है, उनको नजर आता है कि जनाब, और अमेरिका पूरी दुनिया का पुलिस वाला इस वक्त बना हुआ है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, कहते हैं जी अच्छा बैठा चोर थे, डाकू बैठे, वी विल टेक एक्शन। आप में तो इतनी हिम्मत नहीं है, और ये पाकिस्तान के साथ हो रहा है। नहीं, SHO है अमेरिका, दुनिया का SHO बना हुआ है ना दहशतगर्दी के खिलाफ। एक और बात देखें, अब अगर इस तरह देखा जाए तो मुज़ाकरा तो कभी हो ही नहीं सकेंगे, नहीं हो सके। आपके सामने श्रीलंका में कितनी दफा मुज़ाकरात की बातचीत की उन्होंने कि जी हमने मुज़ाकरात करने हैं, बातचीत करनी है, तो सब लोग इसी बात पे जाए थे। इवेंचुअली वहां पे आखिर क्या करना पड़ा आपको? वहां पे एक मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़ा, जिसके बाद वहां पे इंसर्जेंसी जो थी वो खत्म हुई। आपके पास दुनिया में मिसालें मौजूद हैं कि जब भी आप इनसे बातचीत करते हैं, और रियासत जब भी कमजोरी की सिचुएशन पे आती है, खान साहब इसी तरह की चीजें होंगी। नवाज शरीफ साहब को भी थ्रेट्स मिल रही हैं, इमरान खान साहब को भी थ्रेट्स मिल रही हैं, और उन्हीं लोगों से थ्रेट्स मिल रही हैं जिनसे ये बातचीत की बात करें। मुझे ये बताएं, नहीं खान साहब एक मिनट, मुझे वक्फे की तरफ जाना है। क्या बात है खान साहब, मैं बात करता हूँ, आप वक्फे पे चले। मैं अपनी मर्जी से नहीं जा रहा, मुझे धकेला जा रहा है कि मैंने वक्फा लेना, वक्फे के बाद आपके पूरा टाइम होगा, आप जितनी गुफ्तगू इसमें फरमाना चाहें। मैंने भी आपसे कुछ चीज़ें पूछनी है, हमने ही पूछना है आपसे। वक्फे पे जाने के बाद मैं आपसे ये पूछूंगा कि पैगाम रसान का सिलेक्शन किस तरह होगा, वो लोग किस तरह मुंतखब होंगे जो दोनों तरफ का एतमाद रखते होंगे, वो कहाँ पे लोग वो इस दुनिया में बसते हैं जो उस तरफ का भी एतमाद रखते हैं और इस तरफ का भी एतमाद रखते हैं। इस तरह के लोग इस दुनिया में बसते हैं कि नहीं बसते, ये भी एक अजीब सोचने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले हमें ब्रेक पे जाना पड़ेगा और ब्रेक से वापसी पे शुरू होगी। जी नाज़रीन, जी वाइस एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब हमारे साथ लाइन पे हैं। तो जावेद इकबाल साहब, आपसे हम गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले मैं और अरशद शरीफ गुफ्तगू कर रहे थे, एक अमन मुज़ाकरात की बात हो रही है जो मियाँ नवाज शरीफ, आज के दौर की मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत करना चाह रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या आप इस बात को कहाँ तक लेके जा सकते हैं कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में तालिबान और जो इस तरह के जो मिलिटेंट्स थे उनके अगेंस्ट जो एक्शन हो रहा था या प्लान था, उसमें क्या इंटेंसिटी वाइज, डिग्री वाइज जनरल परवेज़ मुशर्रफ उतने ही मुतहरक थे जितना उनको होना चाहिए था एज ए रोशन ख्याल
जनरल परवेज मुशर्रफ? देखिए, वो रोशन ख्याल अगर ग्राउंड में जाएं तो आप देखें कि रूस को तोड़वाने के लिए यूएसए ने वो गॉर्बी को यूज किया। वो कहता था पेरेस्ट्रोइका, और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने के लिए उसने परवेज मुशर्रफ को चुना। रोशन ख्याली। असल में आप जो है, मैं माजरत के साथ, आप गुड़ खाते हैं हम ये कौम और गुलगुलों से परहेज करते हैं। असल वजह जो है वो ये है कि इस मुल्क की पॉलिसी पार्लियामेंट नहीं बनाती है, वो जीएचक्यू बनाता है और या बनाता रहा है। अब अगर आप नहीं, उसमें आपसे मैं बात करना चाहता कि जनरल परवेज मुशर्रफ जब अपने दौरे हुकूमत में थे तो क्या इन लोग मिलिटेंसी के अगेंस्ट वो एक्शन में सिंसियर थे कि नहीं थे? आई डोंट थिंक सो कि अगर वो सिंसियर होते तो फिर अपने घर को तो पहले इन ऑर्डर कर लेते। मेरा ये ख्याल है कि ये मुनाफकत कर रहे थे, अपने मुल्क से भी मुनाफकत कर रहे थे, अमेरिका से भी मुनाफकत कर रहे थे। अमेरिका जो सबसे बड़ा टेररिस्ट है, इनकी कभी जरूरत नहीं हुई कि उनकी या तो खुल के मुखालफत करते या खुल के उनके साथ चलते। जी जावेद इकबाल साहब, आपके साथ हम लाइन पे रहेंगे। अरशद साहब, जावेद इकबाल साहब ने पॉइंट उठाया कि ये मुनाफकत की बात थी, अपने मुल्क के साथ भी मुनाफकत और इंटरनेशनल जो प्लेयर्स थे उनके साथ भी मुनाफकत, और ये कभी भी अपने घर का जो सिस्टम था वही ठीक नहीं कर सके। अब एक तो सिस्टम वो था जनरल परवेज मुशर्रफ का जहां तालिबान के अगेंस्ट एक्शन की बात हो रही थी, अब एक सिस्टम ये है जो कि मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत है, जिसमें जनरल परवेज मुशर्रफ की बजाय एक अवामी नुमाइंदा मियाँ नवाज शरीफ साहब बैठे हैं। अब ये तालिबान के खिलाफ एक्शन की बात नहीं करें, तालिबान के साथ मुज़ाकरात की बात करें, तो दोनों में क्या चीज़ें, अगर एक्शन भरपूर तरीके से जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में हो जाता तो शायद आज मुज़ाकरात की नौबत ही ना आती, मुज़ाकरात की बात की। बिल्कुल, एडमिरल साहब खुद भी कमांडो हैं और एक कमांडो दूसरे कमांडो को जब ये डिस्क्राइब और बड़े बहादुरी से, कभी इन्होंने डबल स्पीक नहीं की एडमिरल जावेद इकबाल साहब, एंड आई वाज इम्प्रेस्ड जब वो कहते हैं कि जी मुनाफकत की उन्होंने मुल्क के साथ भी और अमेरिका के साथ भी, वो तो उन्होंने आपके पहले हिस्से का तो जवाब दे दिया। अब आते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब पे। मियाँ नवाज शरीफ एक इंस्टीट्यूशन की पैदावार हैं, उस सोच की पैदावार हैं जो कि अफगान जिहाद में भी कंटिन्यूएशन रही और अभी भी रही। अगर आप 2014 में आपके सिर्फ ज़मीनी हक़ाइक़ बदल नहीं गए? नहीं, ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल नहीं बदले। 2014 का अगर आप लार्जर गेम प्लान देखें, 2014 का अफगानिस्तान का, जहां इंडिया ने $2 अरब इन्वेस्टमेंट की है, उनकी आर्मी, अफगान आर्मी को ट्रेन कर रहा है। आपके ख्याल में जो 1996 के बाद जो कॉन्सेप्ट ऑफ वॉरफेयर आपका चेंज हुआ है रीजनली, एटलीस्ट पाकिस्तान और भारत के दरमियान, कि वो आपके कश्मीर में, बलूचिस्तान में, इवन ट्राइबल एजेंसीज में वो फंड कर रहे हैं लोगों को। फजलुल्लाह के बारे में ये इतलात आई थी, आपके सीनियर डिफेंस ऑफिशियल्स ऑन रिकॉर्ड हैं कि फजलुल्लाह को अफगान इंटेलिजेंस सपोर्ट कर रही है, इंडियन इंटेलिजेंस सपोर्ट कर रही है। कुन्नर में उन्होंने इतने काउंसलेट बनाए हुए हैं, नूरिस्तान में उनके बंदे बैठे। हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो यहाँ पे इस वक्त लाशें उठा रहे हैं अपने भाई बहनों की, अपने सिपाहियों की, अपने फौजियों की। हम कह रहे हैं कि हम इतने कमजोर हैं कि हम लोग जब बात करें एक्शन की तो हमारी टांगें कांपती हैं, हम उनके खिलाफ जाके लड़ नहीं सकते। हम कहते हैं और मत मारो, बात करते हैं, और मत मारो, हम बात करते हैं, हम एक्शन नहीं ले रहे, माफ कीजिएगा, नहीं ले रहे, काउंटर करने की पोजीशन में भी नहीं है कि जो वो कर रहे हैं, काउंटर करने की पोजीशन में बिल्कुल है, काउंटर नहीं कर पा रहे। ऑल हैट्स ऑफ टू आवर आर्म्ड फोर्सेस, जितनी उन्होंने सेक्रीफाइसेस दिए। मैं खुद ट्राइबल एरियाज ग्राउंड पे गया हूं, जिस तरह से हमारे सिपाही लड़े, हमारे फौजी लड़े, जिस तरह की शहादतें हुई हैं। आप आज चले जाएं आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट फॉर रिहेबिलिटेटिव मेडिसिन में, आपको वहां पे मैं इस तरह के लोग नजर आएंगे कि उनके दोनों बाजू भी नहीं है, टांगे भी नहीं है, जज्बा है उनमें लड़ने का। वो बताते हैं कि कौन जालिमान है ये जिनको इन्होंने खत्म करना है, जो आपके भाई बहनों, बच्चों, बेटियों को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। और आज नवाज शरीफ साहब भी उसी हिट लिस्ट में हैं। लेकिन फर्क यह है कि उनकी टांगें कांपती हैं, उनको मार पड़ती है, एक थप्पड़ पड़ता है, कहते हैं नहीं नहीं बातचीत करते हैं। मैं उनकी बात नहीं, माफ कीजिएगा, मैं आपकी सियासी क़यादत की बात कर रहा हूँ इस वक्त। खान साहब वो अपनी बात कर रहे हैं कि हमारे, मैं खान साहब ये क्या बात हुई, आपने तो मेरी बात ही बदल दी। मैं आपकी सियासी क़यादत की बात कर रहा हूँ जो कि एक्शन के नाम से घबरा रहे हैं। वो तो आके फट रहे हैं आपके शहरों में, उनको तो आपने नहीं, आप मेरी बात सुने, आप एक वक्त में इस चीज को लेके चले थे कि आप जब नेगोशिएशन की बात करते हैं, पीस प्रोसेस की बात करें, तो उस वक्त में उनको रीग्रुपिंग का मौका मिल जाता है। बिल्कुल मिल जाता है रीग्रुपिंग का, वो अपने आप को स्ट्रेंथन करते हैं। और आपकी माफ कीजिएगा, हुकूमत अपनी मुज़ाकरात की पिछले 6 माह की पॉलिसी में उनको स्ट्रेंथन किया है। जो आपने प्रोग्राम के शुरू में बात की थी कि जनाब दोबारा इंटेंसिटी आई है उनके हमलों में, किस वजह से आई है, कैसे आई है? इस तरह से रीग्रुपिंग कर रहे थे, फिर एक दफा उन्होंने बिल्कुल, आप उनको टाइम देते हैं, उन्होंने चीज
चीज का टाइम देते हैं आप इस चीज का उन्होंने इस चीज को प्रूव किया है कि यूं ही आप पीस प्रोसेस की बात करते हैं, हम रीग्रुपिंग में चले जाते हैं। खान साहब 2004 से लेके अब तक की हिस्ट्री है। जब भी आपने 2004 में आप शुमाली वजीरिस्तान में आप एग्रीमेंट्स करते हैं, स्ट्रेंथन होते हैं, दूसरे जावेद इकबाल साहब की तरफ से स्ट्रेंथन करते हैं। जी एडमिरल जावेद इकबाल साहब, आप क्या कहते हैं कि क्या अमन मुज़ाकरात के पास जो बात हो रही है, इसके बाद ये अमन मुज़ाकरात पहले हो सकते हैं या होंगे ही नहीं, और अगर नहीं होंगे तो क्या एक्शन हो सकेगा, वो एक्शन जिसको रियल टाइम एक्शन कहते हैं? मेरा नहीं ख्याल। देखिए बात यह है कि अभी हम सारे कंफ्यूज हैं, पूरी कौम कंफ्यूज है, आर्मी कंफ्यूज है, सिविलियन क़यादत कंफ्यूज है। ये खाली नवाज शरीफ को क्यों बकरा बनाते हैं हम? आप मुझे बताइए कि 1900 अयूब खान से शुरू करें, अगर इस कौम ने हर फौजी वर्दी वाले को खालिद बिन वलीद से भी बड़ा रुतबा दे दिया तो फिर पूरी कौम कंफ्यूज है। अगर अल्लाह का नबी उसको पांचवा खलीफा नहीं बना के गया बावजूद उसकी, तो आप कौन होते हैं जो अल्लाह और रसूल से बढ़ के हर एक को खलीफा बना देते हैं? तो पूरी कौम कंफ्यूज है। मैं ये नवाज शरीफ साहब जो है, अगर अमन मुज़ाकरात को चांस देना चाहिए, अगर तो हम अपने मुफाद में किसी को भी मार रहे हैं, चाहे वो अमेरिका छोड़ रहे हैं या तालिबान को मार रहे हैं, तो फिर तो ठीक है। लेकिन एडमिरल जावेद इकबाल साहब, ये अरशद शरीफ साहब का ये कहना है कि यूं ही पीस प्रोसेस की बात होती है तो ही ये सारे ग्रुप्स, जितने भी ग्रुप्स हैं, ऑपरेशनल ग्रुप्स हैं, जितने भी तालिबान के ग्रुप्स हैं, ये रीग्रुपिंग में चले जाते हैं, ये फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ फिर दोबारा स्ट्राइक करते हैं। ये इनका कहना है। हमें क्या शोर है कि इनके पीछे भी अमेरिका नहीं है, इनके पीछे रॉ नहीं है, इनके पीछे और आइए वो जो है मुसाद नहीं है। जी जावेद इकबाल साहब, हमारे पास वक्त की कमी की वजह से हम गुफ्तगू आगे मजीद नहीं बढ़ा सकते, तो अरशद शरीफ साहब, जो आपसे बात हुई, जो जावेद इकबाल साहब से बात हुई, जो जनरल परवेज मुशर्रफ की दोहरी जो शख्सियत थी उसके हवाले से बात हुई। पिछली दफ़ा हमने डॉक्यूमेंट दिखाया था कि वो एक सिस्टम लाना चाहते थे जिसके तहत वो इस मुल्क में एक ऐसा निज़ाम लाना चाहते थे। उस वक्त भी हमने बात की थी कि ये अमीरुल मोमिनीन की तरफ पेशरफ्त है। तो आज का जो ये लेटर है, जो ये 21 अक्टूबर 1999 का जो जावेद इकबाल, एडमिरल जावेद इकबाल साहब का लेटर है, ये भी यही कहते हैं कि वो उस वक्त भांप गए थे कि अमीरुल मोमिनीन के। उसके बाद हम चले गए थे तालिबान के साथ मुज़ाकरात पे। तो तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात के हवाले से जो आपकी बात हुई, जो जावेद इकबाल साहब की बात हुई, ऐसे लग रहा है नाजरीन, इस सारी गुफ्तगू के बाद ऐसा लग रहा है कि हमने आज तक रियल टाइम एक्शन शायद नहीं किया हो, कोई जिसको इन टोटो एक्शन कहते हैं, कि जब आप मैदान में आ जाते हैं कि अब हम मैदान में आ जाएं, देखी जाएगी जो भी होएगा। और इसी तरह पीस प्रोसेस में जब अमन मुज़ाकरात हो तो उसमें भी शायद हम कंफ्यूज हैं, जैसे एडमिरल जावेद इकबाल साहब भी कह रहे थे और अरशद शरीफ साहब का भी कहना था। अब हम इस कन्फ्यूजन से कहाँ तक, कब तक निकलेंगे और किस तरह से हम कन्फ्यूजन से वापसी की हालत में जाएंगे, ताकि अमन मुज़ाकरात करने हैं तो कैसे करने हैं और एक्शन करना तो कैसे करना है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।